हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में सल्तनत-कालीन साहित्य और साहित्यकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, उसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। उसने भारत में धार्मिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों के ऐसे पंडितों से मिला जो उन्हें मूल पुस्तकों को समझाने और उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार विमर्श करने को तैयार थे। उन्होंने अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराहमिहि की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने जगह-जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया और उन्होंने कपिल के सांख्य और पतंजलि की भी रचना का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने भगवद गीता, पुराण, वाराणसी, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई थी? तो आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। इन्होंने सबसे पहले जो हमारे भारतीय ग्रंथ है उनको पढ़ा, फिर बाद में एक तुलनात्मक धर्म में मतलब उनका विवरण भी दिया। आगे है निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा चचनामा। आगे है चचनामा जो है अज्ञात लेखक नामक ग्रंथ से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। फारसी भाषा में यह ग्रंथ जो है 1216 ईस्वी में लिखा गया। यद्यपि इसमें लिखे गए सभी तथ्यों और विवरणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तथापि सिंध का स्थानीय इतिहास होने का कारण अरबों के आक्रमण के विषय में सबसे पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर कुफ़ी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय में किया था। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि एग्ज़ाम में जो चचनामा है वो पूछा जा चुका है, लेकिन उससे आगे की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि उसका अनुवाद जो है अबू बकर कुफ़ी ने किया है और किसके समय? नसरुद्दीन कुवाचा के समय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी में आदर्श मुसलमान की जो है विवेचना की गई है। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा कृत्य मतलब जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा हुआ फतवा-ए-जहांदारी सल्तनत कालीन जो है राजनीतिक विचारधारा का सही तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें आदर्श मुसलमान के गुणों का उल्लेख किया गया है। वह यह व्यवस्था देते हैं कि बादशाह के लिए यह ज़रूरी है कि वह इस्लाम का संरक्षण करे और शरीयत यानी कि कानून धार्मिक कानून को लागू करे। शासन का कार्यभार पवित्र और धार्मिक व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को शासन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। बर्नी के अनुसार एक संस्था के रूप में बादशाहत को भय के द्वारा कायम रखा जा सकता है। बर्नी यह महसूस करते हैं कि किसी राज्य को शरीयत यानी कि मजहबी कानूनों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। वे यह स्वीकार करते हैं कि धर्म जो है निरपेक्ष कानून जवाबी बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो इब्न बतूता करते हैं। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता करते हैं। इब्न बतूता जो है शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। यह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में इसे 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। इब्न बतूता ने रहला नामक अपनी यात्रा संस्मरण में भारत की राजनीतिक गतिविधियों एवं सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया। इसकी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों और गुप्त व्यवस्था के बारे में अनेक जानकारी संग्रहित की गई हैं।
आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो आंसर हो जाएगा फिरोज़ तुगलक। फिरोज़ तुगलक ने ही क्या है, अपने संस्करण लिखे हैं। तो आंसर हो जाएगा फिरोज़ तुगलक। अब किसमें लिखा है, तो सल्तनत काल में जो है दिल्ली के एकमात्र फिरोज़ शाह तुगलक था जिसने अपने संस्मरण यानी कि आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम जो है फुतुहाते फिरोज़ शाही के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में 2 बादशाहों बाबर एवं जहांगीर ने अपनी-अपनी आत्मकथा क्रमशः तुजुक-ए-बाबरी और तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी है। फुतुहात-ए-फिरोज़ शाही किसने लिखी है? फुतुहात-ए-फिरोज़ शाही, तो आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज़ शाह तुगलक ने। फिरोज़ शाह तुगलक ने फिरोज़ शाही लिखी है। तो ये इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। ये एकमात्र सल्तनत पीरियड के सुल्तान थे। तबक़ात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? मिन्हाजुस-सिराज हो जाएँगे। ये तो ईज़ी क्वेश्चन था। तबक़ात-ए-नासिरी, मिन्हाजुस-सिराज। यहाँ से भी कई बार जो है पुराने जो पेपर हैं आप उसमें देखेंगे कि ये जो है मिलान में ये जो है पूछा गया है मिन्हाजुस-सिराज की तबक़ात-ए-नासिरी। तबक़ात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज की रचना है। उसने अपनी यह रचना सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित की थी। उन्होंने अपनी रचना में यदि आदि से प्रारंभ करके नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 14वें वर्ष तक ले गए। यह रचना 23 तबकों में विभक्त है, जिसमें वे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न राजवंशों का अलग-अलग विवेचन करते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय एवं नव स्थापित तुर्की सुल्तान के इतिहास का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। आगे है मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो याद रखिए ये है तबक़ाते नासिरी जिससे हमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय का भी मिलता है, मिन्हाज उस सिराज की जो है तबक़ाते नासिरी और इसी में नवस्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का जो प्रत्यक्ष विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? तो अमीर खुसरो ने नहीं थी खजाइनुल फुतूह की तो की थी, तुगलकनामा की भी की थी, अ, तारीख-ए-अलाई की भी की थी और ताजुक मासिर की नहीं की थी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह जिसे तारीख-ए-अलाई भी कहते हैं। तो खजाइन उल फुतूह हो गई या ये दोनों एक ही है। तारीख-ए-अलाई और खज़ाइनुल फुतूह क्या हैं? दोनों की दोनों एक ही हैं, जिसमें अलाउद्दीन अब यहाँ पे देखिए अलाई है तो अलाउद्दीन खिलजी का ही वर्णन होगा। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के 16 वर्षों का चाटुकारिता विवरण है। इस पुस्तक में अलाउद्दीन द्वारा गुजरात, चित्तौड़, मालवा और वारंगल की विजय के बारे में उल्लेख लिखा गया है। इसमें हमें मलिक कफूर के दक्खिन अभियानों का आंखों देखा विवरण देखने को मिलता है और भौगोलिक और सैन्य विवरणों की दृष्टि से यह काफी समृद्ध है। इसमें अलाउद्दीन के भवनों तथा प्रशासनिक सुधारों का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में खुसरो शाह के विरुद्ध जो है गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण किया है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गयासुद्दीन सत्य तत्वों का प्रतीक है और उसमें असत्य तत्वों के प्रतीक खुसरो शाह के साथ संघर्ष करते दिखाया गया है। जबकि ताजुल मासिर की रचना जो है हसन निजामी ने की थी। इसमें मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की है? तो ताजुल मासिर हो जाएगा हसन निजामी। ताजुल मासिर हसन निजामी की। आगे है ताजुल मासिर हसन निजामी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अमीर खुसरो हो जाएगा, इनके अलावा और किसी ने नहीं देखा अमीर खुसरो। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये अमीर खुसरो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ से देखते हैं इनका जन्म जो है 1253 से लेके 1325 तक इनका समय रहा है। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1553 से लेके 1325 पटियाली गांव कासगंज जिला उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे पहले ये एटा जिले में एटा भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि अमीर खुसरो का जन्म कौन से जिले में हुआ, तो एटा जिला लगाना है, गांव हमको पटियाली बताना है। आगे है, आरंभ में ये बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद की सेवा में रहे। ठीक है, तो सबसे पहले पुत्र मोहम्मद की सेवा में रह चुका था। तो स्टार्ट इनका जो है मोहम्मद की किस टाइम जो है स्टार्ट होता है, जो कि बलबन के सबसे बड़े पुत्र थे। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में मोहम्मद क्या है मर जाते हैं और मंगोलों ने अमीर खुसरो को भी बंदी बना लिया, किंतु वे जेल से भाग निकले और बलबन के राज दरबार में क्या हो गए, समृद्ध हो गए। वे दिल्ली के 8 सुल्तानों यानी कि बलबन के काल से समझ लीजिए, तो बलबन हो गया, कैकुबाद हो गया, कुमर्स हो गया, जलाउद्दीन हो गया, अलाउद्दीन हो गया, मुबारक शाह हो गया, खुसरो शाह हो गया और गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने सुल्तानों का सुल्तानों का तो ठीक है 8 है, लेकिन 8 में कौन-कौन से हैं? बलबन हो गया, कैकुबाद हो गया, कुमर्स हो गया, जलाउद्दीन हो गया, अलाउद्दीन हो गया, मुबारक शाह हो गया, खुसरो शाह हो गया और गयासुद्दीन तुगलक। के अंतर्गत जो है इन्होंने शाही सेवा सेवा में रहे। अमीर खुसरो विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया से काफ़ी नज़दीक थे। मतलब औलिया एक संत थे जो कि अमीर खुसरो काफ़ी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थे। तो औलिया का जब निधन होता है तभी उनके अगले ही दिन अमीर खुसरो का भी निधन हो जाता है। और उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत में सूफ़ी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया है। अमीर खुसरो जो है फ़ारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। उन्होंने भारत का तोता या तूतिए हिंद कहा जाता है। इसलिए इतिहास लिखना अमीर खुसरो की मूल विधा नहीं है। आगे है, अपनी कविताओं में उन्होंने प्रायः ऐतिहासिक विषयों को लिखा है। इस प्रकार की सभी कृतियों जो है सन 1289 से लेके 1325 के बीच रची है। इनमें से कुछ रचना के लिए उसमें खास तौर पर कहा गया था, जबकि कुछ अन्य उन्होंने अपने शाही संरक्षकों को खुश रखने के लिए लिखी हैं। वे एक निष्पक्ष इतिहासकार नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, निष्पक्ष नहीं थे, चूँकि यहाँ पर क्या है, खुश करने के लिए भी उन्होंने लिखा, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं थे। यहाँ तक कि अपनी मसनबी के लिए उन्होंने जिन विषयों का उपयोग किया, वे स्वयं उनके द्वारा चुने हुए नहीं थे। उन्हें उन्हें यह बताया गया था कि वे किस विषय पर लिखें। फिर भी कवि होने के नाते वे ऐसे विषयों एवं विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं जिनके बारे में नियमित इतिहासकारों ने कुछ नहीं लिखा है। वे अपने समय के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि देते हैं, वह अत्यंत विरल है। भारतीय गायन में कव्वाली, यहाँ से जो है यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिए कव्वाली और सितार को इन्हीं का मतलब इन्होंने ही आविष्कार किया है। तो इनकी ही देन है कव्वाली और सितार। इनकी कविता में भारतीय पर्यावरण की दृष्टि जो है की झलक मिलती है। उन्होंने खड़ी बोली के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने इसलिए उन्हें हिंदी खड़ी बोली का भी जनक कहते हैं। अब जनक के रूप में एक तो हिंदी खड़ी बोली हो गई, उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था कि अ, कव्वाली और सितार इनकी भी ये जनक माने जाते हैं। आगे है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन-सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? वही अमीर खुसरो, तो फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नया क्वेश्चन है, यहाँ से जो है पूछा जा सकता है।
तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ कहाँ पर? पटियाली में सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूती-ए-हिंद तो अमीर खुसरो हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, भारतीय पर्यावरण का चित्रण मिलता है हमको अमीर खुसरो की ग्रंथों से। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला पहला कवि कौन था? फारसी कविता का भारतीयकरण तो वही अमीर खुसरो। आगे है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका अवाई थी? तो खड़ी बोली हो जाएगा, खड़ी बोली। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसबी आशिका किसके शासन काल में लिखी थी? तो आशिका जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिखी थी। अब इसमें आशिका में है क्या चीज? तो खुसरो की मनसबी जो है आशिका में देवी जो बघेला कर्ण की पुत्री थी, देवल देवी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के रूमानी प्रेम का वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो ने आशिका जो है खिज्र खां के आदेश पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में लिखा था। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्धि मनसबी आशिका लिखी थी? तो आंसर खिज्र खां। किसके आदेश पर? अगर आदेश पूछा जाए तो खिज्र खां होगा, लेकिन किसके समय में लिखेगा मतलब सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है खिज्र खां सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? अल-बरूनी रज़्न सही सुमेर बताना है, सही। अल-बरूनी रज़्मनामा नहीं, हसन निज़ामी तारीख़-ए-हिंद नहीं, बरनी जो है तबक़ात-ए-नासिरी ये भी नहीं, अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा, तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की ही कृति है। यह खुसरो की अंतिम मनसबी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुसरो की अंतिम मसनबी कौन था या फिर उन्होंने अंतिम लेखन जो कार्य जो है कौन-सा किया था? तो तुगलकनामा हो जाएगा। उन्होंने खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसके लेखन में गयासुद्दीन और खुसरो शाह का जो है उल्लेख गयासुद्दीन विजय यहाँ पर क्या है गयासुद्दीन तुगलक हुआ था। इसका विवरण कहाँ मिलता है? तो हमको याद रखना है तुगलकनामा जो कि अमीर खुसरो ने लिखी गई है। पूरी कहानी को धार्मिक रंग में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है यहाँ पर। अब इसके अलावा अमीर खुसरो की कुछ और देख लेते हैं जो कि यूजीसी नेट में पूछी गई हैं। तो याद रखिए, एक तो तुगलकनामा है, एक तो उनकी आशिका है, इसके अलावा नूह सिपर हो गई, सबसे पहले आशिका हो गई, खज़ाइन उल फुतूह हो गई, जिसको तारीख़ अलाई चाहे खज़ाइन और फुतूह हो या तारीख़ अलाई। ठीक है, उसके अलावा किरान उस सदैन आदि जो हैं अमीर खुसरो की रचनाएँ हैं। इसके अलावा तुगलकनामा भी है, तुगलकनामा भी अमीर खुसरो की लिखी गई। रज़्ननामा की बात करें तो महाभारत का अनुवाद है और बदायूं ने किया था। रज़्ननामा का अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। तारीख़-ए-हिंद जो है अल-बरूनी की रचना है, जबकि तबक़ात-ए-नासिरी मिनहाज-उस-सिराज की रचना है। सफ़ीनत-उल-औलिया, सफ़ीनत-औलिया का लेखक कौन है? तो याद रखिए दारा शिकोह है, सफ़ीनत-औलिया दारा शिकोह। सफ़ीनत-औलिया की रचना जो है दारा शिकोह ने की थी। इसमें विभिन्न सिलसिलों के सूफ़ी संतों का वर्णन है। इसके अलावा दारा शिकोह ने सफ़ीनत-औलिया, हसनात-उल आरिफ़ीन, तरीक़त-उल-हक़ीक़त, मज्म-उल-बहरीन जैसे सूफ़ी ग्रंथों की भी रचना की है। तो बहुत अच्छे विद्वान थे कौन? दारा शिकोह। इसको हम आगे पढ़ेंगे मुग़ल
टाइम पीरियड में वहाँ पर और विस्तार में जानेंगे। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन है फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी? तो आंसर बिल्कुल फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी की हो जाएगी। अल बनूनी की अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अल बनूनी जो है तारीख हिंद, हसन निजामी की ताजुल मासिर, सैयद मुर्तजा योग कैलेंडर, याद याद रखिए योग कैलेंडर जो है सैयद मुर्तजा, अमीर खुसरो की देख लीजिए खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा तारीख अलाई, किरान उस सदेन जो कि अभी तक हमने नहीं देखा था, किरान उस सदेन भी है, मुफ्ता उल फुतूह भी है, आशिका हम देख चुके हैं और तारीख दिल्ली। तो यहाँ पर क्या-क्या नहीं देखा है, तारीख दिल्ली, मुफ्ता उल फुतूह, तुगलकनामा, किरानुल सादेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी है। नसरुद्दीन फतवाए जहांदारी में ही जो है मुसलमान जो सादा मुसलमान है उसके बारे में उल्लेख है। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है लुबाब उल अल्लाह है। जिया नक्शवी तूतीनामा, इसामी जो है फुतू उस सलातीन हो गया। मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासिरी और कल्हड़ जो है रास्तानंगड़ी, इब्न बतूता जो है रहला हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? अल-बरूनी, ताजुल मासिर गलत हो जाएगा, हसन निजामी तारीख हिंद ये भी गलत हो जाएगा, बर्नी का तबकात नासिरी, मिनाज सिराज की अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं योग कैलेंडर पुस्तक के रचयिता कौन है? सैयद मुर्तजा जो है मुर्तजा सही हो जाएगा सैयद मुर्तजा। अगला क्वेश्चन है 2 सूचियाँ दी गई हैं उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तारीख़-ए-हिंद अल-बरूनी की हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तारीख़-ए-दिल्ली खुसरो की हो जाएगा मीर खुसरो की, रहला जो है रहला हमारा हो जाएगा इब्न बतूता का। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तबकात नासिरी जो है मिन्हाजुस सिराज की है, तो मिन्हाज की हो जाएगी 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फिर से मिलान करना है उसका तो देखते हैं अल-बरूनी की तारीख़-ए-हिंद फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ऐनुल मुल्क मुल्तानी ये हो जाएगा इंशा-ए-मेहरू, अमीर खुसरो की है खज़ाइन-ए-फुतूह और फ़क्र मुदाव्विर ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा है फ़खरुद्दीन तारीख़ फ़खरुद्दीन 3 4 3 2 1 तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या देखते हैं। अल-बरूनी ने मोहम्मद गज़नवी के आक्रमण के समय भारत की यात्रा की थी तथा यात्रा संस्मरण अपनी पुस्तक तारीख़-ए-हिंद में संकलित किया। वह अपनी इस पुस्तक में 11वीं सदी के भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान आदि का विवरण जो है देता है। ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने इंशा-ए-मेहरू नामक ग्रंथ की रचना की। जो तत्कालीन समय की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अमीर खुसरो सूफी संत, कवि और अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। उसने कई मसनवियों जैसे आशिका, खज़ाइन, लुफ़तु, तुगलकनामा आदि की रचना की थी। फ़क्र-ए-मुदब्बिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी इतिहासकार था फ़क्र-ए-मुदब्बिर, जिसने तारीख़-ए-फ़र्रुख़ुद्दीन नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सूची दी गई है, इसका मिलान हमको करना है। तो जियाउद्दीन बर्नी का जो है वो हो जाएगा तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। हसन निजामी की हो जाएगी ताजुल हसन निजामी की ताजुल मासिर। मिन्हाजुस सिराज की तबकात नासिरी, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहिया बिन सरहिंदी ये हो जाएगा यहिया बिन सरहिंदी तारीख़-ए-मुबारक शाही। तारीख़-ए-मुबारक शाही। तो यहाँ पर 3
4, 2, 1 3, 4, 2, 1 जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कुछ यहाँ पर और जो है बुक्स वगैरह उसको यहाँ पर देख लेते हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। ज़ियाउद्दीन बर्नी, फ़िरोज़ शाह, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी की ताजुल मासिर, मिन्हाजुस सिराज की तबक़ात नासिरी, यहिया बिन अहमद जो है तारीख़ मुबारक शाही, इतने जो ऑप्शन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो है अ, जितने भी इन्होंने लिखे हैं सारे के सारे हमको अच्छे से याद होना चाहिए वो क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में जब बैठते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन है इसलिए हमको इसको बार बार देखना है। आगे देखते हैं निजामुद्दीन तबकात नासिरी हो जाएगा अली उतबी तारीख यामिनी फिरोज शाह तुगलक फितूहात-ए-जहाँ फिरोज शाही अमीर खुसरो खजाइनुल तुगलकनामा इसामी की फुतूह सलातीन शम्स सिराज अफ़ीफ़ तारीख़ फ़िरोज़ शाही इब्न बतूता रहला हो जाएगी कादिर बदाइनो मुंतख़ब हो जाएगी मनूची जो है स्टोरियो द मोगोर हो जाएगा गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा हो जाएगा ख्वान मीर का कानून ए हुमायूनी हो जाएगा मोहम्मद काजिम शिराजी का आलमगीर नामा और भीमसेन का दिल नुक्शा ए दिल खुश। तो जिसने अगर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तबक़ात अकबरी जो है यहाँ पर क्या है मिलान करना है, एक तरफ रचना है और एक तरफ लेखक है। तो यहाँ पर तबक़ात अकबरी निज़ामुद्दीन हो जाएगा निज़ामुद्दीन, तबक़ात नासिरी मिन्हाजुस सिराज की हो जाएगी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी की हो जाएगी, तारीख़ यामिनी जो है अल-उतवी की हो जाएगी। तो आंसर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से सूची दी गई है और मिलान करना है। फुतूहात सलातीन ये होगा इसामी की, फुतूहात फुतूउस सलातीन इसामी की, फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही ये हो जाएगी बरनी तुगलक फ़िरोज़ शाह तुगलक की और तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये बरनी की हो जाएगी। खज़ाइन उल फुतूह ये अमीर खुसरो की हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं ताजुल मासिर हो जाएगी हसन निज़ामी की, तबक़ात नासिरी मिन्हाज सिराज की, फुतूह उल सलातीन हो जाएगी तारीख़ फ़िरोज़ शाही तौफ़ीक़ की है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बाकी एक ही बचता है। इसामी हो जाएगी फुतूह उस सलातीन का इसामी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं, उसका क्या करना है मिलान करना है। तो यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बर्नी की हो जाएगी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इब्न बतूता का रहला, बदायूनी की मुंतखब उल तवारीख और मनूची जो है स्टोरियो द मोगेर। तो बी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं और फिर से दिया गया है तबक़ात नासिरी सुलिमित नहीं है मतलब जो सही नहीं है वो बताना है। तबक़ात नासिरी मिन्हाजुस सिराज यूनानी ये सही है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स-ए-अरीब ये भी सही है। तुगलकनामा जो है इब्न बतूता का नहीं है, अमीर खुसरो का है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, ये सही है। आगे देखते हैं हसन निज़ामी फिर से दी गई है सूचियाँ और उसका मिलान करना है। तो भीमसेन का तो दिल-ए-नुक्शा तो 2 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 से भी मिलाएँगे तो। आगे है मोहम्मद काज़िम का
आलमगीरनामा, तीसरा ख्वांदमीर का हो जाएगा हुमायूंनामा और हसन निज़ामी का ताजुल मासिर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? तो आंसर जैनक भट्ट हो जाएंगे पृथ्वीराज विजय के लेखक। चहमान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा पृथ्वीराज रासो भी जैनिक भट्ट ने लिखा है और पृथ्वी राज विजय भी। ओ यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर चहमान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबारी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, तो चंद्रबरदाई होगा तो पृथ्वीराज रासो होगा और जैनिक भट्ट होगा तो पृथ्वीराज विजय होगा। तो दोनों ही कंफ्यूजन है, इसलिए एग्जामिनर जो कंफ्यूज वाली चीजें हैं वो हमेशा जो है एग्जाम में हमको देखने को मिलती है। आगे है नामक पुस्तक की रचना की बंगाल के सेन वंशी शासक बल्लाल सेन ने दान सागर बल्लाल की दान सागर। इसके अलावा मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्स सप्तमी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो आंसर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2022 में ही पूछा गया है। तो यूजीसी नेट में भी जो अभी ट्रेंडिंग में है कि ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा देखे गए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है इसकी व्याख्या, चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित सुक्त सप्तमी मतलब चिंतामणि भट्ट ने रचा है सुक्त शुक सप सप्तति सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतईनामा रख दिया। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था 14वीं शताब्दी में। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था जो मूलतः फारस के एक चिकित्सा और सूफी संत था। अगला क्वेश्चन है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिजजी ने किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फवायदुल फवाद नामक पुस्तक लेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है जो कि अमीर हसन सिजजी ने दिया है, संकलन किया है। आगे देखते हैं, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया है। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण शासकों के काल से संबंधित है। मतलब निजामुद्दीन औलिया ने 7 देखे थे, अमीर खुसरो ने 8 देखा था। आगे है मुल्ला दाऊद। अब यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर सूची दी गई है और उसका हमको मिलान करना है। सबसे पहले है मुल्ला दाऊद चंदायन मुल्ला दाऊद चंदायन। दामोदर कवि का हो जाएगा पद्मावती कथा, दामोदर कवि का। सोमनाथ सोमनाथ अमीर खुसरो तो बिल्कुल आशिका पे ही होंगे, राग विबोध सोमनाथ की। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। व्याख्या भी वही है, मुल्ला दाऊद का चंदायन, दामोदर कवि का पद्मावती कथा, सोमनाथ का राग विबोध, अमीर खुसरो की आशिका। आगे है मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत की यात्रा की। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की, इसकी राष्ट्रीयता क्या है, मतलब कौन से देश से संबंधित था? तो इटली का था। मार्को पोलो इटली का निवासी था।
13वीं शताब्दी में अंतिम में भारत की यात्रा की थी उसने। अपने यात्रा के विवरण में मंगोलियाई शासक कुबलई खान का भी वर्णन करता है। वो है दक्षिण भारत के समुद्र तट पर उतरा, जो उस समय मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्द-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्द-ए-सिकंदरी का विषय था हमारा आयुर्विज्ञान। आयुर्विज्ञान आयुर्विज्ञान तिब्त-ए-सिकंदरी जो है आयुर्विज्ञान से संबंधित है। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बत-ए-सिकंदरी आयुर्विज्ञान का पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भुआ, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर एक विशाल ग्रंथ लिखा था। मदन उस सिफा मदन उस सिफा तिब्बत-ए-सिकंदरी मदन उस सिफा कह लीजिए या तिब्बत-ए-सिकंदरी, वो इन्होंने लिखा था मियाँ भुआ ने, और ये मंत्री थे सिकंदर लोदी के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई है? तो आंसर होगा हमारा मृगवती। हिंदी रचनाओं में मृगवती लिखी गई है। आगे देखते इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की 1743 में। पद्मावत की जो है मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। मधुमालती मंझन जो है 1545 की। मृगावती कुतुबन जो है 1503 में। आगे है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतरण किया है? तो बंगला रूपांतरण किया है कृतिवास ने। बारबक शाह बंगाल का एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने उसके शासनकाल में सैनिक और जनता बिल्कुल संतुष्ट रहती थी। उसके दरबार में कृतिवास नामक एक विद्वान रहते थे, जिन्होंने रामायण का बंगला में रूपांतरण किया था। कृतिवास मध्यकालीन बंगाली कवि थे। महाभारत का तेलुगु संस्करण महाभारत का तेलुगु संस्करण जो है नन्नयन ननन्य ने किया था। और भारत का तेलुगु संस्करण जो है यहाँ पर वही ननन्य ने किया था, जबकि अन्य विद्वान जो है संगम काल के नकीर, अख्तियर, तिलुवर, ये सब संगम काल के लेखक हैं। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? खड़ी बोली हो जाएगा। भारत में खड़ी बोली जो है हिंदी के विकास का श्रेय तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहे जाने वाले फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को दिया जाता है। 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी नवसृजित जनपद कासगंज में हुआ था। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। मिफ्ताउल फुतूह, आशिका, नूह सिपर और तुगलकनामा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फारसी को। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया। फारसी जो है दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत के बाद प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इन प्रांतों के शासकों ने भी फारसी भाषा के विकास को जारी रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है और इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की हो जाएगी। तुगलकनामा अमीर दी का सेकंड है, तो दो जगह है सेकंड। और देखते हैं, तबकाते नासिरी मिन्हाजुल सिराज की हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होता नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, ताजुल मासिर ये हो जाएगा हसन निजामी की। तारीख हिंद अलबरूनी की हो जाएगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या में भी वही है, तबकाते नासिर मिन्हाजुल सिराज, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख उल हिंद अलबरूनी, तुगलकनामा अमीर खुसरो। फक्र ए मुदब्बिर ये है किसकी? फक्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई ये पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब।
या किताब-उस-सदाएन तो अदब-उल-हर था। क्या था? अदब-उल-हर था। फ़क्र-ए-मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम अदब-उल-हर्ब था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी था। अगला क्वेश्चन है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही और ये सारी जो है इसमें बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं हैं। दलाइल-ए-फ़िरोज़ शाही, अज़ीउद्दीन खलीद खलीद खां, मुनशत-ए-महरू, निज़ामुद्दीन अहमद, मुबारक शाही, यहिया बिन सरहिंदी और तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही जो है शम्स-ए-हरीब। तो यहाँ पर सही आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो सही नहीं है मुनशत-ए-महरू निज़ामुद्दीन अहमद की नहीं है। अब ये किसकी है इसको व्याख्या में देखते हैं। तो दलाइल-ए-फ़िरोज़ शाही अज अज्जाउद्दीन खलीद खां की है और मुनहत-ए-महरू जो है मुल्तानी की है। तो मुनशत मुल्तानी ऐसे याद कर सकते हैं। तारीख़-ए-मुबारक शाही यहिया बिन सरहिंदी की है। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही शम्स-ए-सिराज अफ़ीफ़ की है। निज़ामुद्दीन अहमद की रचना जो है तबक़ात-ए-अकबरी है। अगला क्वेश्चन है ताजुल मासिर जो रचना है वो हो जाएगी हसन निज़ामी की, खज़ाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की, तारीख़-ए-मुबारक शाही ये हो जाएगी यहिया बिन सरहिंदी की, फ़तवा-ए-जहानदारी ज़ियाउद्दीन बरनी की। तो आंसर ए हमारा सही है। आगे देखते हैं अगला, अब यहाँ पर बताना है किसको कालक्रम में रखना है। फ़तवा-ए-जहांदारी किताबुल हिंद को सबसे पहले रखेंगे, तो आंसर इनमें से होना चाहिए। तो थर्ड फिर उसके किताबुल हिंद के बाद जो है हम किसको रखेंगे यहाँ पर पृथ्वीराज रासो को, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है व्याख्या देखते हैं, किताबुल हिंद जो है अल बरूनी की है, मोहम्मद गजनी के समय में था। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के समय का था। तबक़ात-ए-नासिरी जो है मिन्हाजुस्सरार गुलाम वंश बलवन के समय था। फ़तवा-ए-जहांदारी ज़ियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक के समय में था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।